इस वक्त मोदी जी शपथ ले रहे हैं और हम JLKM के जो केंद्रीय प्रवक्ता है विजय कुमार सिंह जी, उनसे हम बात कर रहे हैं। मोदी जी की तो बात करेंगे ही। जयराम जी कहाँ बिछड़ गए, क्या क्या कमी रही, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात कि आपके दर्शकों को, जो ग्रामीण टीवी के दर्शक हैं, उनको मैं जोहार करता हूं। रहीम भाई, आपने पूछा है कि जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो कहाँ पिछड़ गए। पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया 8 सीटों पर और जो परिणाम गिरिडीह का आया है, एक 29 साल का नौयुवक जो पहली बार चुनावी राजनीति में आते हैं और पारसनाथ के तलहटी से निकलकर सीधे लोकसभा का चुनाव, और पहले ही चुनाव में 3,47,000 से अधिक वोट। ये अनफॉर्चुनेट है कि अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और हम लोग जीत के दहलीज से वापस लौटे हैं। रहीम भाई, कमी रही है, इसका एनालिसिस अभी चल रहा है। बूथ वाइज हम लोग इसको एनालिसिस भी कर रहे हैं और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह है कि सर्व समाज का जो वोट है वो पार्टी की तरफ टर्न आउट हो रहा है, पार्टी की तरफ आ रहा है। और जो एक्सेप्टेंस है टाइगर जयराम महतो जी का, वो सभी समाज की तरफ बढ़ा है। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ये सिर्फ एक जाति का नेता है या एक जाति की पार्टी है, तो पार्टी उस दहलीज से अब आगे निकल चुकी है। और झारखंड और इस तरह के आरोपों को झुठलाते हुए हम लोग झारखंड में सर्व समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस चुनाव ने ये साबित किया कि सभी समाज के लोगों ने टाइगर जयराम महतो को स्वीकार किया है। थोड़ी कमी रह गई कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई और जिसका काउंटर रिएक्शन हुआ, और एक और जो दूसरा जो ध्रुवीकरण हुआ उसके कारण पार्टी को थोड़ी फजीहत हुई है। जो हम लोग अल्पसंख्यक भाइयों के वोट को ऐड ऑन कर रहे थे कि उनका समर्थन मिलेगा, तो इस ध्रुवीकरण के दौर में ध्रुवीकरण के कारण वहाँ पर थोड़ी सी चूक रह गई है। थोड़ा सा बूथ मैनेजमेंट को लेकर के भी अब इस इंटरनल असेसमेंट में बातें आ रही हैं, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा बैकफुट पे हम लोग गए हैं। उस मामले पर भी सेटबैक रहा है। तो ये 2 बड़े कारण रहे हैं जिसके कारण कि अपेक्षित परिणाम नहीं आया है, लेकिन सारा कसर हम लोग निकालेंगे विधानसभा के अंदर। जयराम को आपको नहीं लगता है कि जयराम जिनको दोस्त समझते थे वही दुश्मन बन के खड़े हो गए? क्योंकि जयराम के साथ में कहीं ना कहीं जयराम जी खुद एक दिन बोले थे कि हमारे साथ में 80% पार्टी समर्थित लोग हैं और सबसे ज़्यादा तो आईसू के लोग ही उनके साथ में थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो आईसू के जो कार्यकर्ता थे जयराम के साथ थे, वो आईसू को नहीं छोड़ पाए, जयराम को छोड़ दिए? देखिए, कुछ लोगों ने भितराघात किया, कुछ लोगों ने इन वक्त पे धोखा दिया, कुछ लोगों ने दलाली करने की कोशिश की है, कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन जिन लोगों ने भी जयराम महतो जी को धोखा दिया आज वो सब पछता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जयराम जी की बराबरी करना चाह रहे थे, विभिन्न कारणों से वो पिछड़ गए, लोभ लालच के अंदर फंसे। बहुत सारी बातें रही है, मैं किसी का नाम लेकर के उनका कद बढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिन लोगों ने टाइगर जयराम महतो को अंडर एस्टिमेट किया या जिन लोगों ने टाइगर जयराम महतो को धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका और इन चुनाव के वक्त जिन लोगों ने मोर्चा खोला, आज वो पछता रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से हम लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना कद देखिए। कहीं किसी यूट्यूबर को पकड़ के, किसी प्रेस वाले को पकड़ के आप लोग अपनी बातों को रख रहे थे और डैमेज कर रहे थे, तो जो इंस्टेंट फौरी जो लाभ आपको मिला और आप लोगों ने जो डैमेज करने की कोशिश की है, नुकसान निश्चित तौर पे हम लोगों का हुआ है, मगर आप लोगों की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई। आप लोगों ने जिस ढंग से छुरा भोंका पीठ पे, बहुत सारे लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे लोगों का, क्योंकि ये नाम लेने के लायक भी नहीं है ना। आप देख लीजिए कि एक समय स्वीकार्यता थी इन लोगों की राजनीति में, आंदोलन में, मगर इन वक्त पर इन लोग ने अपनी निष्ठा बदली। कोई कहीं जाके इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है, कोई कहीं जाके खेमाबंदी कर रहा है, कोई कहीं जाके बिक जा रहा है, नॉमिनेशन के टाइम में किसी से मदद लेता है, समर्थन किसी और को दे देता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट रहे हैं, निश्चित तौर पर लोगों ने धोखा दिया है। तो ऐसे सभी धोखेबाज लोग एक्सपोज हो गए। अब तो वो कहीं वो आने जाने के लायक भी नहीं बचे हैं। अब सड़क पे भी अगर निकलेंगे तो यही समर्थक उनको गालियां देंगे। तो अब वो बैठ करके सोचे कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया है। JVKS का अगला प्लान क्या है? देखिए, विधानसभा का चुनाव है नवंबर में और पार्टी पूरे तैयारी के साथ अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और हम लोगों को जो 8,22,000 वोट आए हैं 8 लोकसभा सीटों पर, तो वो जो 8,22,000 की जो पूंजी है उसके साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। और जिस ढंग का गिरिडीह में जो जन समर्थन मिला, लगभग 3,47,000 से अधिक मत,
प्रतिशत में 27% से ज़्यादा मत, तो ये पार्टी के लिए बूस्टिंग कंडीशन है। पार्टी को ये सारी चीज़ें बूस्ट कर रही हैं और इसी के आधार पर, इसी के बल पे हम लोग विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे और विधानसभा में एक अपेक्षित परिणाम होगा। और निश्चित तौर पे वहाँ की जो स्थिति होगी, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम लोगों के बिना सरकार नहीं बनेगी। हम लोग तो पहले कोशिश ये करेंगे कि हम लोग सरकार बनाएं, ये नहीं तो कम से कम इतना हालात तो हम लोग जरूर बना देंगे कि हम लोगों के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी राज्य में। 2.5 साल से भैया मैं देख रहा हूँ कि जयराम जी आंदोलन करते रहे, लोगों के दिलो दिमाग में छाते रहे, लेकिन चुनाव में जयराम जी पिछड़ जाते हैं। इससे जयराम का कद बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, एक चीज़ तो है कि कद नहीं घटेगा, क्योंकि कारण है कि आंदोलन से निकल के चुनावी राजनीति में आना, और जिस भीड़ को लोग ये कहते थे कि भीड़ वोट नहीं होता है, तो गिरिडीह में इस मिथक को हम लोगों ने तोड़ा है। हम लोगों ने ये साबित किया कि भीड़ वोट होता है, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त सभी विचारधारा के लोग आपके साथ आ रहे थे, लेकिन जब बलियापुर अधिवेशन हुआ और जब पार्टी चुनावी राजनीति की तरफ बढ़ी, तो उस टाइम के बाद जो लोग रैली में आ रहे थे वो हमारे मतदाता थे, वो तमाशबीन नहीं थे। और ये बात गिरिडीह में साबित हुआ, ये बात हजारीबाग में साबित हुआ, ये बात रांची में साबित हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने भीड़ को वोट में कन्वर्ट भी किया। और आप जो कह रहे हैं कि कद नहीं बढ़ा है, कद घटा है, हम तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कद बढ़ा है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। और अध्यक्ष जो बोल रहे थे कि आपके जीत से ज़्यादा चर्चा हमारे हार की होगी, तो आज राज्य समीक्षा कर रहा है, राज्य की मीडिया, राज्य का राजनीतिक जगत समीक्षा कर रहा है कि टाइगर जयराम महतो क्यों हारे हैं, टाइगर जयराम महतो की टीम का डिफीट किन कारणों से हुआ है। तो इन सब चीज़ पर विश्लेषण हो रहा है, तो उनका कथन तो सही हुआ कि उनकी जीत से ज़्यादा चर्चा तो हम लोगों की हार की हो रही है। लोकसभा का चुनाव है और पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। JVKSS, ये जो एनडीए और इंडिया, इन दोनों पार्टी में कहाँ पाती है? किधर भी हम लोग नहीं पाते, इधर ना हम लोग किधर भी नहीं जा रहे हैं, ना इधर ना उधर जा रहे हैं, और हम लोग किसी के करीब भी नहीं हैं अभी। और रहीम भाई, पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी फिलहाल एकला चलो की राह पर है और अपने नीतियों के आधार पर संगठन आगे बढ़ रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विधानसभा में अपने सिंबल के साथ उतरेगा। एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है। दूसरा क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़े। सैद्धांतिक रूप से पार्टी ये सोच रही है कि 81 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे ये विधानसभा का चुनाव, बट 55-60 सीटों पर पार्टी गंभीर रूप से चुनाव लड़ेगी और हम लोग एक डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे इस चुनाव में। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोग ना तो इंडिया गठबंधन की तरफ है और ना ही हम लोग एनडीए की तरफ हैं। और जहां तक सवाल भी अभी उठ रहा है गठबंधन को लेकर के, तो हम लोगों के पास गठबंधन को लेकर के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ना हम लोगों ने किसी को संपर्क किया है, ना कोई राजनीतिक दल हम लोगों के संपर्क में है। इसलिए गठबंधन नहीं, लेकिन सर्व समाज के साथ हम लोग सबको लेकर के आगे बढ़ने की तरफ जरूर कोशिश कर रहे हैं कि पार्टियों की तरफ हम ना बढ़े, हम लोग लोगों की तरफ बढ़ेंगे और सभी जाति सभी धर्म के लोगों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और ईवीएम से जो रिजल्ट आया है वो उत्साह पैदा करने वाला है, उसमें सभी जात के लोगों ने समर्थन किया है। क्या शेड्यूल कास्ट, क्या ओबीसी, क्या अपर कास्ट, सभी लोगों ने मदद किया है। थोड़ी गुंजाइश रह गई है अल्पसंख्यकों को लेकर के, तो उसको लेकर के हम लोग और देख लेते हैं कि क्या कुछ करना है। हम लोग ओबीसी पे और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा में फॉर्मेट हम लोग बदलेंगे। पार्टी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में उतरने जा रही है। देश में एनडीए की सरकार बन रही है, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक केंद्र का सरकार का सवाल है, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी फेल हो गई। जिस तरह टीवी में, अखबार में, हर जगह मोदी की गारंटी लोगों ने नकार दिया। अब एनडीए की सरकार, देखिए, हमको याद आ रहा है वाजपेयी जी के टाइम में एक राइजिंग इंडिया, इमर्जिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था और वो सब फेल कर गया था। कुछ न कुछ वही गारंटी, वही समय आ गया जब मोदी जी के गारंटी को देश ने नकारा, जब 400 के नारा को देश ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जब 400 का नारा दे रहा था, हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये 300 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे हमने कहा था, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा था कि ये 300 से पार नहीं करेंगे, और आज हकीकत है कि वो 300 से ज़्यादा नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं देश के लोगों ने
सीमित करने की कोशिश की है। नकारने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं, हम नहीं करना चाहेंगे। और एनडीए को लोगों ने स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस अगर होता तो 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता, लेकिन वहाँ से पार्टी खिसकी है, 240 तक आई है। इसका मतलब है कि भारत के लोगों ने उनको बहुत सारे मुद्दों पर रोका। आप वादा खिलाफी करते हैं रोजगार को लेकर, आप वादा खिलाफी करते हैं जो स्टार्टअप इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है वो फेल कर रहा है, युवा जो डिरेल हो रहे हैं। आपने ऑनलाइन लॉटरी को, आपने जुआ को बढ़ावा दिया इस पूरे देश के अंदर। आप लोग जिस ढंग से मंदिर को पॉलिटिसाइज करते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन सब चीज़ों को देश ने नकारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव आई ओपनिंग चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को भी सबक लेना चाहिए। तबाड़ तोड़ छापे, हालांकि उस पर डिबेट हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है ये अलग मैटर है, लेकिन उस तरह की चीज़ें लोगों को बेवजह तो नहीं कहेंगे, लेकिन टारगेट करना, तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं है। जीएसटी का कॉम्प्लिकेशन ये एक बड़ा मुद्दा है कि ऑलरेडी जिसका इनकम टैक्स पे हो गया वो वापस बाजार में जा रहा है, मल्टीपल टैक्स पे कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, पेट्रोल डीजल, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पे देश के अंदर गुस्सा है। और आप शांत करते हैं भारत पाकिस्तान करके लोगों के गुस्सा को, आप कहीं और डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के जरिए आप लोगों को डाइवर्ट करते हैं, जब नहीं होता तो 5 किलो राशन में लोगों को उलझा देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बड़ा मुश्किल है। देश को कम से कम 5 किलो चावल पे नहीं उलझाना चाहिए। देश के अंदर रोजगार का सृजन होना चाहिए। आप ही ने कहा था 2 करोड़, अभी आपको तीसरा टर्म मिला है तो उस पर आपको जाना चाहिए। और ये जनादेश देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी रोक रहा है। ऑल्दो बहुत सारा प्रेशर होगा आरएसएस का और दूसरे संगठनों का कि आप यूसीसी पे काम करें, आप एनआरसी पे काम करें, आप वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करें, बट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर होगी इन 3-4 मुद्दों पर, क्योंकि जिस ढंग से जनादेश आया है, बीजेपी को भी आत्ममंथन करना है। और जो एलाई पार्टनर है एनडीए के, तो ये सब जो कंट्रोवर्शियल मामले हैं, तो कंट्रोवर्शियल मामले पे कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, वो बैकफुट पर होगी पार्टी। विजय जी, आप पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अच्छी समझ है हर तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है ये बन रही है, इनकी आयु आप देख रहे हैं मजबूत हो जाएगी आगे चल के कि कमज़ोर हो जाएगी या टूट जाएगी, बिखर जाएगी? देखिए, जिस दिन जनादेश आया 4 जून को, और जिस दिन हम लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर देश के लोगों ने समेटा है, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ये स्वीकार करना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को, एक। और दूसरी बात, एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ये 2 पार्टियां ऐसी पार्टी है जिन लोगों को हम लोगों ने 4 जून के बाद अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो शपथ हो रहा है प्रधानमंत्री का, तब तक बार्गेन हुआ है, आज दोपहर तक बार्गेन हुआ। और इन दोनों ने जिस ढंग से मोदी जी को परेशान किया, मोदी जी को, इन दोनों पार्टियों का जिक्र सबसे ज़्यादा मीडिया में हुआ। ये बातें भी केसी त्यागी ने कह दिया, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, कि कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया था नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, बनाने का ऑफर दिया गया था, कांग्रेस ने उसको झुठलाया। कांग्रेस ने बोला कि ये संभव नहीं है और हम लोगों ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। तो ये जो प्रेशर बनाने की जो तरीके अपनाए गए जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, तो कहीं ना कहीं जेडीयू बार्गेन करने में तो फिलहाल कामयाब हो गई है, मगर जिस क्षण हम और आप बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग पावर जेडीयू का और टीडीपी का समाप्त हो गया है। इसके पीछे कारण है, सबसे पहली बात कि जब परिणाम आया तो एनडीए के फेवर में 294 सीटें और आज एनडीए के खेमे में 303 सीटें हैं। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, एक। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऑप्शन ढूंढेगी। मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाने का आदत नहीं है, वो प्रेशर में काम नहीं करेंगे, वो विकल्प ढूंढेंगे। इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं होगा, मैं देख रहा हूं, इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं होगा। उसके बहुत सारे घटक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संपर्क में जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जेडीयू और टीडीपी का विकल्प मोदी जी भारतीय जनता पार्टी तैयार करेंगे, ताकि ये पार्टियां दोबारा एनडीए को बार्गेन न कर पाएं और दूसरे जगहों से सीटों को मैनेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में काम नहीं करेगी, ये मेरा अपना आकलन है। मैं जिस ढंग से देखता हूँ बीजेपी को और जिस ढंग से मोदी जी का काम करने का तरीका है, तो बार्गेन करने की जो सीमा थी वो अभी टीडीपी और जेडीयू की इस क्षण के बाद अब समाप्त हो गई है। जो उनको मिल रहा है बस वहीं तक उनकी सीमाएं। पूरे देश की जनता ने महंगाई को मद्देनजर करते हुए, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, तमाम चीज़ें मैंने देखा कि ये सब चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं मोदी जी को लोग नकार दिए हैं। जो कहते थे वो करते थे कि नहीं करते थे, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन झारखंड की
जनता ने लगभग पिछली बार जो है कि 12 सीटें दी थी, इस बार 9 सीटें दी है। तो ये झारखंड से जो लोग सांसद बने, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो इन लोगों से क्या उम्मीद यहाँ की जनता कर पाएगी? रहीम जी, आपने इस वक्त 3 सवाल मुझसे किया है। एक तो महंगाई है, दूसरा जो झारखंड में बीजेपी का परफॉर्मेंस है, और जो उनको कहना है मुझे पार्टी की तरफ से। देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खास करके मैं एडिबल आइटम्स की बात करता हूँ, वहाँ जो महंगाई बढ़ा है वो टेक्निकल महंगाई है। सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए। लेकिन कोई राजनीतिक दल जब आलू बेचने वालों से, प्याज बेचने वालों से, उनके आढ़तों से, उनके व्यापारियों से जब चंदा वसूलेगी, तो जनता को 30 रुपये और 35 रुपये किलो तो आलू खरीदना ही पड़ेगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा किसानों को जाना चाहिए था, मगर वो किसानों को नहीं जा रहा है। किसान आज भी गरीब है, वो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो आज भी परेशान है खाद और बीज को लेकर, सिंचाई को लेकर के। लेकिन जो ये मिडिल सेक्शन है, जो व्यापारी वर्ग है, जो लोग खाद्यान्न का व्यापार करते हैं और जो चुनावी चंदा देते हैं, महंगाई के लिए ये जिम्मेवार है। आपके माध्यम से केंद्र के सरकार को भी जेबीकेएसएस की तरफ से हम लोग कहना चाहेंगे कि राज्य के लोगों को खाद्यान्नों पर, सब्जियों पर, फलों पर, दूध पर, अनाजों पर राहत दीजिए। आपने जीएसटी लगाया है अनाज के ऊपर, जो भी ब्रांडेड है, आपने 5% खाद्यान्न के ऊपर आपने जीएसटी लगाया है, तो जरा उसको आप वापस लीजिए। एक और दूसरी बात, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार एनडीए की जो 12 सीटें थी, वो घटकर 9 सीटें हो गई है। ये उन्हीं के कारस्तानी है। आपने ध्रुवीकरण का खेल खेला है पूरे देश के अंदर, तो ध्रुवीकरण जो, देखिए रहीम जी, जो जिस हथियार से खेलता है उसी हथियार से मरता है। ध्रुवीकरण को आपने हथियार बनाया, और ध्रुवीकरण का नुकसान आपको देश में हुआ, ध्रुवीकरण का नुकसान आपको झारखंड में हुआ। जनता ने आपको 12 से 9 सीटों तक समेट दिया है। रही बात कि जो झारखंड के कोटे से जो मंत्री बनाए जा रहे हैं आज, तो उनको तो जेबीकेएसएस की तरफ से हम लोग तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप झारखंड के सांसद हैं, अपने सीटों से आप जा रहे हैं। मैं देख रहा था टी पार्टी में थोड़ी दोपहर के टाइम में कि प्रधानमंत्री के साथ अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जैसे लोग बैठे हुए थे, और वो संभवतः मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में उन लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि झारखंड के हितों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो राज्य हित के मुद्दे हैं उस पर अपनी आवाज़ वो उठाएं। लेकिन इस पर संदेह है कि इतनी बड़ी पार्टी के सांसद झारखंड के मुद्दों पर बोलेंगे, ये सिर्फ हम लोग का दिव्या स्वप्न है, वो पूरा होने वाला नहीं है। हम लोग वो दिन में सपना देख रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा। अगर टाइगर जयराम महतो अगर जाते तो शायद ये पूरा होता। इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर वो मंत्री बनते हैं तो ये उनका नैतिक दायित्व भी बनता है कि झारखंड के हितों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नहीं तो फिर जेबीकेएसएस है, आंदोलन की पार्टी है, राज्य में फिर ऐसे जो सांसद हैं उनको फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। ढुलू महतो को धनबाद लोकसभा में बड़े लोग उत्साह के साथ में उनको वोट दिए। आज जो समस्या बनी है विस्थापित को लेके या बीसीसीएल को लेके, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, ज़मीन चली गई, बेरोजगारी है, लोगों की जो सरकार जो 75% निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, वहाँ यहाँ के लोगों को रखने की जो बात करती है, उनके लिए कानून भी बना है जी। तो इन सब चीज़ों में ढुलू जी आगे आएंगे? देखिए, जवाब तो ढुली जी से आपको पूछना चाहिए था। उनके काम क्या उम्मीद कर रहे से आप पूछ रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, उम्मीद तो है कि देखिए, सबसे पहले तो ढुली जी को जानकारी बढ़ानी होगी और उनको मुद्दों की समझ होनी चाहिए। हालांकि अभी इस चुनाव में तो मैंने देखा है कि वो वाचाल हो रहे हैं। वो जय श्री राम के हवा में लोग नहीं, ठीक है, जय श्री राम, और यहाँ पे वही ध्रुवीकरण का भी फायदा इनको भी हुआ है। कहीं नेगेटिव हुआ है तो कहीं पॉजिटिव हुआ है। अगर इंडिया अलायंस के लोग 2 से 5 तक पहुंच गए हैं, तो बीजेपी अगर 12 से 9 तक आई है, तो कम से कम ढुलू महतो जी जीते हैं। और धनबाद सीट पे निश्चित तौर पे ध्रुवीकरण हुआ है, और ये ध्रुवीकरण बीजेपी के फेवर में गया है। तो जय श्री राम का नारा तो यहाँ चल गया है। लेकिन मुद्दों की जानकारी बढ़ानी होगी ढुलू महतो जी को। एक और दूसरी बात कि जिस ढंग की छवि है ढुलू महतो जी की, उनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि आप संसद में जा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आप विधायक नहीं है, आप सांसद है, आपका कद बढ़ा हुआ है, आपका पद बढ़ा हुआ है, तो आपका आचरण मर्यादित होना चाहिए, और आपको एक बड़े सोच का सांसद बनना है। मुद्दों की जानकारी होना है इनको। और जहाँ तक विस्थापन का सवाल है, जहाँ पे पलायन का सवाल है, ऐसे मुद्दे उनके भी प्रायोरिटी में होंगे, ये मुझे यकीन है। और नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उनको समझाएंगे कि किन सब चीज़ों पर उनको आगे बढ़ना है। जिस सवाल को लोग सुनना चाहते हैं वही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है कि हम लोग देखते हैं झारखंड में हजारों लोग शहीद हो गए हैं, कितने लोग जेल गए हैं, आंदोलन किए, लेकिन झारखंड के जो झारखंडी लोग हैं आज जस की तस स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह आप एक डेडलाइन खींचते हैं,
नहीं खींचते हैं, लेकिन फिर भी भाषण में झलकता है बाहरी भीतरी। तो अगर इस डेडलाइन को अगर देखा जाए और अगर झारखंडी में कई पार्टियां मैदान पर हैं, तो जो लोग बाहर से रचे बसे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं निकलते हुए हम देखते हैं, अपने फतह कर लेते हैं, झारखंड को फतह कर लेते हैं। तो ये जो है स्थिति है, तो ये जेएलके का क्या स्टैंड रहेगा? अकेले चुनाव लड़ेगी कि किसी के साथ में जुड़ेगी? आयसू तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में है, क्या वो भी झारखंडी हित के लिए आएगी झारखंडियों के साथ में? ये बहुत सोचने वाली बात है। रहीम जी, देखिए, गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले ही कह दिया है कि फिलहाल पार्टी के पास किसी भी तरह के गठबंधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रही बात कि आप जो बाहरी भीतरी वाली बात कर रहे हैं, हम लोग जब कभी भी बात करते हैं तो अतिक्रमण की बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात नहीं करते हैं। रहीम जी, अतिक्रमण जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनको भी तो वोट देने का अधिकार है ना। ठीक है, वो तो उनको वोट बैंक बनाया गया है। हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि जिस ढंग से डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ हुआ है, तो ये जो बाहर के विधायक और सांसद हैं उन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। इन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल डेमोग्राफी को इन लोगों ने चेंज किया है, अपने हित के लिए चेंज किया है। तो ये खतरनाक स्थिति है झारखंड के लिए। और देखिए, हम लोगों का जो लड़ाई है वो आम लोगों के साथ नहीं है। हम लोग हमेशा बात करते हैं राजनीतिक अतिक्रमण को लेकर के। जो लोग राजनीति में आकर के ठेकेदारी करते हैं, काडर बनते हैं, ठिका पट्टा दलाली करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों की लड़ाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। हम लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं, और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आगे कैसे जीतिएगा? मान के चलिए आपको झारखंड के ही कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उनमें से सभी एकजुट हो जाएंगे तभी तो झारखंड को पता कर पाएंगे। ये दायित्व तो आपने आयसू का नाम लिया, तो ये दायित्व तो आयसू का है, ये दायित्व तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों राज्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्यों बाहरी ठेकेदारों, बाहरी नेताओं को ये लोग समर्थन करते हैं। हम लोग राजनीतिक अतिक्रमण के खिलाफ हैं, और हम लोग अपनी आवाज़ जो उठाते हैं वो आम जो नौकरी पेशा लोग दूसरे प्रांत के हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई राजनीतिक तौर पे ऐसे लोगों के साथ है जो पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो राजनीतिक अतिक्रमणकारी हैं, जिन लोगों के कारण पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो रहा है, जो झारखंड के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। हम लोग विधानसभा में प्रमुखता से इन सब बातों को उठाएंगे और निश्चित तौर पर झारखंड की जनता से कहेंगे कि बाहरी विधायकों को आप खारिज कीजिए। निश्चित तौर पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कारण है कि जब झारखंड की विधानसभा में झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए जब आप अतिक्रमण, जब आप पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी भी तरह का राजनीति करने का अधिकार नहीं है। और तो जनता से भी कहेंगे खारिज कीजिए ऐसे लोगों को। आप रेफरेंस दे रहे थे कि 75% यहाँ के लोगों को अवसरों में रिजर्वेशन और 25% परप्रांतियों के लिए, कहाँ लागू हुआ बताइए? कहीं लागू नहीं हुआ। और कमजोरी आ रही है ऐसे ही लोगों के कारण। सरकार में ये एलआई पार्टनर है, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो बाहर के हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो इसी तरह के अतिक्रमणकारी विधायकों के कारण शिकार हो रही है। चार सांसद भी तो कहीं ना कहीं खतियानदारी नहीं लग रहे हैं। लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस बार के चुनाव में 4 सांसद ऐसे बन गए जो झारखंड के नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निशिकांत दुबे हैं, संजय सेठ है, बीडी राम वगैरह हैं, ये लोग नहीं है झारखंड के। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग तो कह रहे थे जनता से, इस बार तो 4 है, पिछली बार 6 थे, 7 सांसद थे, तो कम से कम वहाँ भी कमी आई है। ढोलू महतो जी को भी जो टिकट मिला वो हम लोग के दबाव के कारण टिकट मिला है, नहीं तो उनको भी टिकट मिलने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। तो ढोलू महतो जी को भी एहसान मानना चाहिए जेबी केसेस का और टाइगर जयराम महतो का कि उनको टिकट मिला और आज वो सांसद बने हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर है। पिछले बार 6-7 सांसद बाहरी थे, इस बार सिर्फ 4 है। अगले बार इनको भी हम लोग सल्टाएंगे।